नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए प्रत्येक दिन बाल विकास की क्लास होती है, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास साथियों ये होती है, जिसे हम लोग प्रत्येक दिन बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ अपनी इस क्लास में थ्योरी की क्लास को हम लोग प्रत्येक दिन करने का काम करते हैं। ये साथियों हम लोगों की जो क्लास होती है यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को, यूपी टेट, सी टेट और साथ ही साथ सुपर टेट का जो कंबाइंड सिलेबस है साथियों, उन तीनों के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस किया गया। एनालिसिस करने के बाद साथियों प्रत्येक दिन ये आप लोगों को बाल विकास की क्लास हमारे द्वारा दी जाती है, जो कि आपके जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी क्लास साबित होती है। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ आप अपने हाथों से लिखी गई स्वयं की नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर किया करिए, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले, ठीक साथियों। तो आइए हम लोग अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद प्रत्येक दिन आप लोगों को 3 क्लासें दी जाती हैं। 3 क्लासों में साथियों पहली क्लास ये सुबह जो आप लोगों को 10 बजे के आसपास दी जाती है, जो कि बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होती है। दूसरी क्लास साथियों प्रत्येक दिन आप लोगों को दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की क्लास दी जाती है, जिसका साथियों मैं तीनों का सिलेबस की अगर बात करूं, अगर सी टेट के एग्जाम को लेकर अगर हम बात करें तो तीनों के सिलेबस को बात करें साथियों तो इसका 90% सिलेबस आप लोगों का 90 क्या 95%, 95% सिलेबस आप लोगों का समाप्त हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से थ्योरी को पढ़ते हुए एक्सप्लेन के साथ थ्योरी को पढ़ते हुए साथियों इन दोनों को सिलेबस को हम लोगों ने समाप्त किया। अगली बात अगर हम करें सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में साथियों 2 पार्ट आप लोगों का करवाया जा रहा है इस चैनल पे। एक पार्ट साथियों हिस्ट्री की क्लास आप लोगों को प्रत्येक दिन दी जा रही है, और दूसरी क्लास आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास भी आप लोगों को प्रत्येक दिन यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को ही टारगेट करते हुए आप लोगों को दी जाती है। वो भी बिल्कुल गजब की क्लास आप लोगों को दी जाती है। आप लोग एक बार पढ़िएगा तो फिर आप देखिएगा कि कितना आनंद आप लोगों को मिलेगा। अब साथियों हम बाल विकास पे आते हैं। तो बाल विकास की बात करें तो इसमें ये हम लोगों की साथियों सिलेक्शन बैच जो आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, इसमें 54 नंबर की ये क्लास होगी, जिसमें हम लोग 11वां चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं, जिसके चैप्टर का नाम है साथियों उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है, जिसमें कल की क्लास में साथियों हम लोग अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के बारे में चर्चा किए थे। कल की क्लास में हम लोग अध्यापक निर्मित जो उपलब्धि परीक्षण है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो कल की क्लास में हम लोगों ने यह जाना साथियों कि अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण जो होता है वह कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, ठीक साथियों। तो कौन कौन सा प्रकार जाने थे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जाने थे कि निबंधात्मक परीक्षण या आत्म परीक्षण होता है, आत्मनिष्ठ परीक्षण होता है, निबंधात्मक परीक्षण या तो आत्मनिष्ठ परीक्षण होता है। दूसरा होता है साथियों अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। तो साथियों अध्यापक निर्मित निबंधात्मक परीक्षण या आत्मनिष्ठ परीक्षण में हम लोगों ने जाना था कि निबंधात्मक परीक्षण क्या होता है, साथ ही साथ आत्मनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, और इसी के साथ साथियों हम लोगों ने जाना कि निबंधात्मक परीक्षणों के कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, निबंधात्मक परीक्षण के महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से होते हैं, इसे भी हम लोगों ने अच्छे से जाना। आज हम लोग जानेंगे साथियों कि निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता कौन कौन सी होती है। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता। निबंधात्मक परीक्षण की अगर विशेषता की बात करें तो इसकी साथियों कुछ विशेषता होती है। पहली विशेषता होती है कि विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति व आलोचनात्मक चिंतन पर बल दिया जाए। पहली विशेषता होती है विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और
विचारों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना। आलोचनात्मक चिंतन पर बल, ये पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता साथियों इसकी बताई गई कि रचना व प्रशासन की सुगमता करना। रचना व प्रशासन की सुगमता करना। अगली विशेषता बताई गई साथियों तीसरे नंबर की कि लेखन शैली का निर्णय करना। लेखन शैली का निर्णय करना। ये साथियों हमारी तीसरी विशेषता है। चौथे नंबर इसकी विशेषता बताई गई कि उच्च मानसिक योग्यता का मापन करना। उच्च मानसिक योग्यता का मापन करना। अब साथियों हमें इन सभी को चारों विशेषताओं को पहले समझने का काम करेंगे। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता के संबंध में साथियों 4 पॉइंट दिया गया, 4 विशेषता इसकी बताई गई। पहली विशेषता आप लोगों को बताई गई कि विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होनी चाहिए, साथ ही साथ आलोचनात्मक चिंतन पर भी बल देना चाहिए कि हमें किसी की आलोचना करना है तो वह किस प्रकार से हम आलोचना करें, चिंतन करने के बाद ही इसका डिसीजन लेंगे। अगली दूसरी नंबर की विशेषता बताई गई साथियों कि रचना व प्रशासन जो हो वह काफ़ी सुगम होना चाहिए। रचना और प्रशासन जो हो वो क्या हो, काफ़ी सुगम होना चाहिए, मतलब उसे सुगम करना चाहिए। साथ ही साथ लेखन शैली का भी निर्णय करना चाहिए कि किस प्रकार की हमें लेखन शैली का प्रयोग करना है। और चौथी विशेषता बताई गई कि उच्च मानसिक योग्यता का मापन किस प्रकार से किया जाए। ये साथियों निबंधात्मक परीक्षण की 4 विशेषता बताई गई। इसमें एग्जामिनर आपसे अगर क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निबंधात्मक परीक्षण की कितनी विशेषता होती है। या तो पूछेगा आपसे कि निबंधात्मक परीक्षण निम्न में से कौन सा है, या तो पूछेगा कि निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता निम्न में से कौन सी है, कौन सी नहीं है। साथियों विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और आलोचनात्मक चिंतन पर बल की बात करें तो साथियों इस परीक्षण में विद्यार्थी को प्रश्नों का उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी जो होता है, विद्यार्थी को क्या होता है, उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह विद्यार्थी किस प्रकार का उत्तर दे सकता है, किस प्रकार का उत्तर नहीं दे सकता है। यह कोई बांड नहीं होगा, पूरी तरीके से विद्यार्थी उत्तर देते समय क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। अगली विशेषता बताए इसी में साथियों और कहा गया कि किसी उत्तर में वह जिन तथ्यों को देना चाहता है उन्हें दे सकता है, उसके उत्तर से उसके भावों की अभिव्यक्ति का पता लगाया जा सकता है। अर्थात कहा गया विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मतलब है साथियों कि विद्यार्थी जब किसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है तो विद्यार्थी उस दौरान पूरी तरीके से स्वतंत्र है, पूरी तरह से साथियों स्वतंत्र है कि विद्यार्थी अपने मतलब प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से वो देना चाहता रहा है, कौन से विचारों का प्रयोग करना चाहता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ यह होगा साथियों कि जब विद्यार्थी उत्तर अपने तथ्यों में देगा तो उससे क्या होगा कि उत्तर से उसके भाव, विद्यार्थी के जो भाव होंगे उस भाव की क्या होगी, अभिव्यक्ति की जाएगी। उसके उत्तर में विद्यार्थी के भाव का अभिव्यक्तिकरण रहेगा। ठीक। दूसरी अगर विशेषता बताई गई साथियों वो रचना व प्रशासन की सुगमता। तो इसमें साथियों ये कहा गया कि निबंधात्मक परीक्षाओं के निर्माण में बहुत कम समय लगता है, तो साथियों प्रश्नों की संख्या भी कम होती है। इस परीक्षणों का प्रशासन करना भी सरल होता है। तीसरी विशेषता बताई गई लेखन शैली का निर्णय करना। साथियों इसमें यह कहा गया कि लेखन शैली के निर्णय करने वाला जो परीक्षण होता है इसके माध्यम से विद्यार्थी की जो लेखन शैली होती है, लेखन शैली के अंतर्गत जैसे इसके अंतर्गत साथियों आता है कि मतलब सरल भाषा का प्रयोग करे, साथ ही साथ मुहावरों का भी प्रयोग कर सकता है। लेखन योग्यता विद्यार्थी की क्या है, लच्छेदार भाषा का भी प्रयोग साथियों यह कर सकता है। ये सभी जो निर्णय होते हैं ये सभी निर्णय लेखन शैली के अंतर्गत किए जाते हैं कि वह किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा, या लच्छेदार भाषा की प्रयोग करेगा, या उसकी लेखन योग्यता क्या है, मुहावरे का प्रयोग करेगा, ये सब कुछ वो कर सकता है। चौथी विशेषता बताई गई उच्च मानसिक योग्यता का मापन। इसके अंतर्गत कहा गया
साथियों कि इस परीक्षण के माध्यम से मौलिकता का मापन संभव होता है। ऐसी समस्याओं में जहां वाद विवाद, समालोचन, मत विश्लेषण, विवेचना आदि की आवश्यकता होती है, इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। किसका? उच्च मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए। ठीक, ये विशेषता बताई गई। साथियों, निबंधात्मक परीक्षण के कुछ सीमाएं भी बताई गई। निबंधात्मक परीक्षण की क्या बताई गई? कुछ सीमाएं भी बताई गई। उन सीमाओं को भी हम लोग यहाँ जानेंगे। कौन कौन सी सीमाएं बताई गई? तो इसकी सीमाओं के अंतर्गत साथियों पहली सीमा बताई गई कि विद्यार्थी जो हो वो आत्मनिष्ठ फलांक की व्यवस्था करे। आत्मनिष्ठ फलांक की व्यवस्था। आत्मनिष्ठ फलांक की व्यवस्था क्या बताया गया? आत्मनिष्ठ फलांक की व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम बात करें, ये सीमा के अंतर्गत अगर साथियों, तो इसमें कहा गया कि निबंधात्मक परीक्षण में फलांकों की व्यवस्था आत्मनिष्ठ होती है। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो आत्मनिष्ठता के कारण ही परीक्षक एक ही विद्यार्थी को अलग अलग दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके उसे अंक देते हैं। जैसे बात करें तो परीक्षक उसे 20 में से 15 अंक देता है, तो अन्य साथियों 10, दूसरा 7 अंक देता है। कोई परीक्षक लेखन शैली को देखकर, कोई शब्द व पंक्ति की संख्या को देखकर, कुछ उत्तर लिखने की शैली व ढंग को देखकर, कुछ हैंडराइटिंग को देखकर, इसकी सही व्यवस्था को देखकर साथियों व्याख्या देखकर अंक देते हैं। कभी कभी परीक्षक की साथियों नकारात्मक व सकारात्मक मनोवृत्ति अर्थात मूड का प्रभाव भी विद्यार्थियों के अंकों पर पड़ता है। इस प्रकार इस परीक्षण में पक्षपात की भी संभावना बनी रहती है। कौन से में? आत्मनिष्ठ फलांक की व्यवस्था में। ठीक, ये सीमा दी गई। दूसरी सीमा बताया गया साथियों कि संपूर्ण पाठ्यक्रम की प्रतिनिधित्वता का अभाव। संपूर्ण पाठ्यक्रम की प्रतिनिधित्वता, संपूर्ण पाठ्यक्रम की प्रतिनिधित्वता का अभाव। इसकी अगर हम बात करें, संपूर्ण पाठ्यक्रम की किस प्रकार से प्रतिनिधित्वता का अभाव होता है साथियों, तो इसके अंतर्गत पूरे प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 10-12 प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्रों को इसमें से चयन करना होता है कि 5 से 6 प्रश्न करने होते हैं, जिसके कारण ये परीक्षण पाठ्यक्रम के कुछ अंशों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम का नहीं। इस कारण छात्र को संपूर्ण पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं हो पाता है। अर्थात जैसे कभी कभी आप लोगों को दिया रहता है, जैसे 10 प्रश्न दे दिया गया, आपको कहा गया कि निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यही चीज़ साथियों यहाँ पे कहा गया कि जब इस प्रकार से होता है तो इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का नहीं, बल्कि जो है क्या होता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का ज्ञान छात्रों को नहीं हो पाता। ये सीमा दी गई। तीसरा बताया गया साथियों कि परीक्षा निपुणता का लाभ। परीक्षा निपुणता का लाभ। परीक्षा निपुणता का लाभ। इसके अंतर्गत साथियों क्या कहा गया, कुछ परीक्षार्थी परीक्षण की कला में इतने निपुण होते हैं कि किसी प्रकार उत्तर लिखें, अनुमान लगाएं व परीक्षक को प्रभावित करें। अतः वस्तुनिष्ठ का गूढ़ ज्ञान न होने पर भी ऐसे परीक्षार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे बहुत विद्यार्थी होते हैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग इतनी गजब की होती है, हेडिंग वगैरह इतना बेहतरीन डालेंगे, लिखावट उनकी इतनी ज़बरदस्त होगी, लिखने की शैली इतनी अच्छी रहेगी। इन सब कारण से वो क्या करते हैं, परीक्षक पे क्या करते हैं, जो परीक्षक होता है उस पर प्रभाव डालने का काम करते हैं। अगली सीमा बताई गई साथियों अपर्याप्त न्यायादर्श। कौन सी बताई गई? अपर्याप्त न्यायादर्श। अपर्याप्त न्यायादर्श। इसके अंतर्गत क्या कहा गया साथियों, इसमें कहा गया कि इस परीक्षण में सफलता संयोग पर निर्भर करती है। जो अपर्याप्त न्यायादर्श होता है इसमें सफलता किस पे, विद्यार्थी के संयोग पर, विद्यार्थी के संयोग पर सफलता निर्भर करती है। पाठ्यक्रम के एक भाग पर प्रश्न आने पर अगर विद्यार्थी ने पढ़ा हो तो वह सफल हो जाता है, अन्यथा असफल। कहा गया कि पाठ्यक्रम के एक भाग
कि पाठ्यक्रम के एक भाग पर प्रश्न आने पर अगर विद्यार्थी ने पढ़ा तो वह सफल हो जाता है, अन्यथा असफल होता है। इसी कारण से अयोग्य विद्यार्थी सफल हो जाते हैं और अयोग्य विद्यार्थी क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं। कभी कभी विद्यार्थी जो परीक्षक होते हैं क्या करते हैं, शुरुआत की 2-4 लाइन पढ़ लिए या नीचे की 2-4 लाइन पढ़ लिए, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके बाद वो उसी पे डिपेंड करके वो उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ठीक, पूरा वो नहीं पढ़ते। तो यही क्या चीज़ कहा गया कि अपर्याप्त न्याय दर्शन, मतलब पूरी तरीके से न्याय न करना, पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से न्याय न करना ही साथियों क्या कहा गया, यह भी इसकी सीमा बताई गई। पांचवा और अंतिम सीमा बताई गई कि रटने को प्रोत्साहन देना, रटने को प्रोत्साहन देना, रटने को प्रोत्साहन। इसका अर्थ होगा साथियों कि वास्तव में निबंधात्मक परीक्षण जो होता है वह ज्ञानोपार्जन का मापन नहीं कर पाता। कहा गया कि जो वास्तव में निबंधात्मक परीक्षण होता है, यह क्या होता है, निबंधात्मक परीक्षण और रियल जो है ज्ञानोपार्जन का मापन नहीं कर पाता है। ये साथियों केवल स्मरण शक्ति या रटने की योग्यता का मूल्यांकन कर पाता है। कहा गया कि जो निबंधात्मक परीक्षण होता है यह क्या होता है, यह सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी की स्मरण शक्ति, साथ ही साथ विद्यार्थी की रटने की योग्यता कितनी है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का वो क्या कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। अनेक विद्यार्थी जो संपूर्ण पाठ्यक्रम न पढ़ के इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रट लेते हैं, साथ ही साथ रटने में कुशल विद्यार्थी अच्छे अंक पाने में सफल हो जाते हैं। इन परीक्षणों की पाठ्यवस्तु वैधता का भी अभाव पाया जाता है। इन परीक्षणों में साथियों किसकी, पाठ्यवस्तु की वैधता का भी अभाव पाया जाता है कि इनकी पाठ्यवस्तु कितनी, कब तक के लिए वैध रहेगी, कब तक के लिए वैध नहीं रहेगी, ये बताएगी। अगली बात अगर हम बात करें साथियों, तो ये हम लोगों ने जाना कि निबंधात्मक परीक्षण या आत्मनिष्ठ परीक्षण क्या होता है। जो हम लोग अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार पढ़े थे, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार जो हम लोगों ने जाना था, कौन कौन सा, निबंधात्मक परीक्षण या आत्मनिष्ठ परीक्षण, दूसरा आत्मनिर्मित अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो हम लोगों ने ये जाना कि निबंधात्मक परीक्षण या आत्मनिष्ठ परीक्षण का महत्व कौन कौन सा होता है, उसके बाद इसकी विशेषता क्या क्या होती है, साथ ही साथ इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, इसे हम लोगों ने अच्छे से जाना, समझा और पढ़ने का काम किया। अब आगे हम पढ़ेंगे साथियों कि अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है। इसे आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करिए, अच्छे से इसे पढ़ लीजिए। आपसे जो है एग्जामिनर जब पूछेगा क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि निबंधात्मक परीक्षण की कितनी सीमाएं होती हैं, या निम्न में से निबंधात्मक परीक्षण की कौन सी सीमा है या कौन सी सीमा नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, साथ ही साथ रिवीजन भी करने का काम करिएगा। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा कि अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है। इसे मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा हर हाल में। आगे हम आपसे पूछेंगे कि अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है। अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है ये जानेंगे। इसके बारे में अगर हम बात करें साथियों, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण, तो सबसे पहले हमें इसका अर्थ जानना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। तो साथियों जो अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, इसको साथियों नवीन प्रकार के परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसे नवीन प्रकार का परीक्षण भी कहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है इसे नवीन प्रकार का परीक्षण भी कहा जाता है। और कारण क्या है कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथियों इसका जन्म वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ है। निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को जैसे जैसे समझा जाने लगा, वैसे वैसे अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को प्रोत्साहन मिलने लगा। जैसे जैसे निबंधात्मक परीक्षण जो था साथियों, इसकी कमियों को, इसकी साथियों जो भी समस्याएं थी, इसे जाना गया, इसके कौन कौन से दोष थे इसे समझा गया। वैसे वैसे ही अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को क्या किया गया, बढ़ावा दिया जाने लगा।
बढ़ावा दिया जाने लगा। साथियों, आज के युग में यह परीक्षण इतना उपयोगी सिद्ध हो चुका है कि मौखिक व लिखित दोनों ही प्रकार से इसका प्रयोग किया जाने लगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है इसका मौखिक रूप से साथ ही साथ लिखित रूप से दोनों रूपों से इसका प्रयोग किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण इसका साथियों मौखिक और लिखित दोनों रूप से प्रयोग किया जाता है। मौखिक और लिखित, मौखिक और लिखित दोनों रूप से साथियों इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें साथियों तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अगर तात्पर्य की बात करें तो यह साथियों प्रश्न ऐसे होते हैं जो उत्तर की दृष्टि से अत्यंत सीमित होते हैं। उत्तर की दृष्टि से काफ़ी क्या होते हैं, सीमित होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं इन प्रश्नों में उत्तर छात्रों को बहुत कम लिखना पड़ता है। सामान्यतः प्रश्न के उत्तर के रूप में कुछ विकल्प दिए जाते हैं इसके अंतर्गत, तथा छात्रों को इन विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होता है। यह कथन में रिक्त स्थान भी दिए जाते हैं, साथ ही साथ यह निश्चित शब्द का उत्तर भी लिखना होता है। इन प्रश्नों के में साथियों उत्तर निश्चित होने के कारण परीक्षक को जांचने में भी सुविधा होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है जब इसमें निश्चित उत्तर दिया जाता है तो जो परीक्षक होता है उसे कापियों को जांचने में भी काफ़ी आसानी मिलती है। इस प्रकार साथियों अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आशय की बात करें तो जिसकी रचना अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण उद्देश्यों, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसी को हम लोग अध्यापक निर्मित वस्तु परीक्षण कहते हैं। वह अध्यापक निर्मित वस्तु परीक्षण के संबंध में कहा गया साथियों कि जिसकी रचना अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण उद्देश्यों, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है वही क्या होता है, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। यह साथियों अगर बात करें तो यह वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्यों कहलाते हैं, तो यह इसलिए साथियों कि यह निश्चित उत्तर होता है। इसका एक निश्चित उत्तर होता है। यदि छात्र ने उस उत्तर के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तर दिया तो अध्यापक चाहकर भी उसको सही नहीं कर सकता। अतः यह प्रश्न अध्यापक की छात्र की चाह, अध्यापक के छात्र की चाह का मतलब चाह, इच्छा व द्वेष होने पर यह यथार्थ मूल्यांकन के लिए बाध्य करता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के साथियों कुछ प्रकार बताए गए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के भी कुछ प्रकार बताए गए। का पहला प्रकार साथियों इसका बताया गया प्रत्यास्मरण रूप। इसका साथियों पहला प्रकार बताया गया प्रत्यास्मरण रूप। प्रत्यास्मरण रूप साथियों यह किसका, अध्यापक व निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार बताया गया। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें किसके, प्रत्यास्मरण साथियों रूप जो होता है यह भी किसका, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण का एक रूप होता है। इसकी अगर बात करें तो इस प्रकार के प्रश्नों से साथियों प्रश्नों में प्रश्न पूछे जाते हैं या कथन दिए जाते हैं। इसमें या तो प्रश्न पूछे जाते हैं या तो कोई कथन आप लोगों को दे दिए जाएंगे। इसमें साथियों रिक्त स्थान नहीं रहते हैं। छात्र अपने स्मरण के आधार पर उत्तर देता है या रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। यह साथियों यह प्रश्न भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न जो प्रत्यास्मरण प्रश्न होते हैं, रूप के प्रश्न जो होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है इसमें साथियों साधारण प्रत्यास्मरण। इसके अंतर्गत पहला होता है साधारण प्रत्यास्मरण। साधारण प्रत्यास्मरण पहला होता है साथियों। इसकी अगर बात करें तो इसके अंतर्गत साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। जो साधारण प्रत्यास्मरण होता है इसके अंतर्गत साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी एक विशिष्ट उत्तर होता है। छात्र स्मरण शक्ति के आधार पर इसका उत्तर देता है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए साथियों कुछ उपयुक्त स्थान भी दिया होता है। जैसे अगर बात करें तो आप लोगों से पूछ लेगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। इस प्रकार के साथियों अगर प्रश्न की बात करें तो पूछा जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो इस प्रकार के प्रश्नों में पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। राष्ट्रपति का नाम बताइए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ खाली स्थान दे देगा। ठीक, या तो साथियों आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन जैसे पूछ लिया
या तो साथियों आप लोगों से एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि आपके जिलाधिकारी का क्या नाम है। वर्तमान में आपके जिलाधिकारी का क्या नाम है। वर्तमान में आपके जिलाधिकारी का क्या नाम है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और इसी में साथियों दूसरा जो होता है प्रत्यास्मरण रूप की ये साधारण प्रत्यास्मरण की अगर बात करें तो पहला साथियों साधारण प्रत्यास्मरण होता है। इसी में दूसरा एक और होता है साथियों जिसे हम लोग जानेंगे। दूसरा कौन सा होता है। दूसरा इसी में होता है साथियों रिक्त स्थान की पूर्ति करने से संबंधित। ये पहला हो गया। और दूसरा आप लोगों से पूछेगा रिक्त स्थान की पूर्ति करने से संबंधित। रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित साथियों इसमें प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसे आप लोग समझ ही रहे हैं। जैसे आप लोगों से पूछ लेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या होगा, का नाम है। ये आपसे इस प्रकार से उत्तर पूछ लेगा। ठीक, तो साधारण प्रत्यास्मरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है साथियों कौन सा, प्रत्यास्मरण साथियों यह दो प्रकार का होता है। कौन सा, पहला साधारण प्रत्यास्मरण, दूसरा होता है रिक्त स्थान की पूर्ति करने से संबंधित यह जो होता है। ठीक, ये दो प्रकार के साथियों प्रत्यास्मरण होते हैं। और साथियों अगर ये हम लोगों का प्रत्यास्मरण पहला है, दूसरे अगर इसके साथियों इसके साथियों कई प्रकार होते हैं। तो इसमें अगर दूसरे प्रकार की बात करें, दूसरा दिया गया प्रत्याभिज्ञान रूप। प्रत्याभिज्ञान रूप की अगर बात करें साथियों, तो इसमें अगर बात करें तो इस प्रकार के प्रश्नों के साथ उनके साथ एक से अधिक संभावित उत्तर दिए गए होते हैं। छात्र इनमें से सही उत्तर पहचान कर उन उत्तरों का क्या करता है, चयन करता है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न में। तो और अगर इसमें हम बात करें इस प्रकार में, तो इसके भी साथियों कई प्रकार बताया गया। पहला बताया गया एकांतर अनुक्रिया रूप। पहला जो बताया गया वो बताया गया एकांतर अनुक्रिया रूप। एकांतर अनुक्रिया रूप के विषय में अगर हम बात करें तो यह साथियों इन प्रश्नों को सत्य असत्य तथा हाँ ना के प्रकार में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंतर्गत आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा किस प्रकार का, सत्य बताइए, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। या तो आप लोगों से पूछेगा कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न किसके अंतर्गत, एकांतर अनुक्रिया के अंतर्गत प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ कथन दिए जाते हैं जो सत्य अथवा असत्य हो सकते हैं। परीक्षार्थी को सिर्फ यह बताना होता है कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य। इसके लिए साथियों विद्यार्थी के समक्ष लिखे दोनों उत्तर सत्य या असत्य में से जो भी सही होता है उसका उत्तर इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसी में साथियों प्रत्याभिज्ञान रूप में दूसरा जो आता है वो होता है बहुविकल्पीय रूप। दूसरा जो होता है वो होता है बहुविकल्पीय रूप। कौन सा होता है, बहुविकल्पीय रूप होता है ये दूसरा। इसके अंतर्गत बात करें साथियों तो इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन के लिए एक से अधिक उत्तर दिए रहते हैं। छात्र इनको सही उत्तर पहचान कर उन्हें चिन्हित करता है और सामने दिए गए कोष्ठक में अपना उत्तर लिखता है। इसके अंतर्गत साथियों जैसे आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है, इस प्रकार में इसमें साथियों इसके अंतर्गत आप लोगों से क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी
बीमा कंपनी कौन सी है? बीमा कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? आप लोगों को ऑप्शन दे देगा LIC, SBI, और ऑप्शन आप लोगों को दे देगा साथियों जैसे UTI, और चौथा ऑप्शन आप लोगों को मान लीजिए दे दिया कि GIC। इस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछेगा, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? ऑप्शन आपको 4 दे देगा, LIC, SBI, UTI, GIC। इस प्रकार के साथियों आपको ऑप्शन देगा। ये सभी बहुविकल्पीय रूप के प्रश्न में आएंगे। ठीक साथियों, अगली अगर प्रत्यास्मरण रूप में बात करें, बात करें हम प्रत्यास्मरण रूप में, तो 2 हम लोगों ने पढ़ लिया। तीसरा होता है साथियों मिलान रूप से परीक्षण करना। कौन सा होता है? मिलान रूप से परीक्षण करना। इसे सभी लोग आप लोग नोट करते जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होती हैं? समझने वाली चीज़ें होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यह क्या होता है? समझने वाली चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत, जो हम लोग अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। इसे आप अगर समझ गए शब्दों के हिसाब से, अगर आप कोई दिमाग में सेंस बना लिए, तो फिर इसे आप लोगों को ना लिखने की ज़रूरत है ना कुछ। अगला होता है साथियों, तो हम लोगों ने पढ़ा, तीसरा जो होता है वह होता है मिलान रूप परीक्षण। मिलान रूप परीक्षण। मिलान रूप परीक्षण के अंतर्गत अगर हम बात करें साथियों, तो इस प्रश्नों के 2 स्तंभ दिए गए होते हैं। इस प्रश्नों में 2 स्तंभ दिए जाते हैं, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ दिया जाएगा। कुछ साथियों वर्ड्स इधर दे दिए जाएंगे, आप लोग कुछ वर्ड्स इधर दे दिए जाएंगे, और कुछ साथियों इसके उत्तर यहाँ दिए जाएंगे। यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ उत्तर आप लोगों से दिया जाएगा, और आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसे आप मिलान करिए कि स्तंभ 1 स्तंभ 2 से किस प्रकार से संबंधित है या किससे संबंधित है। ठीक, तो इस प्रकार से साथियों आप लोगों को क्या करेगा? प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। यह जो होगा यह मिलान रूप परीक्षण आप लोगों से किया जाता है। अगला इसी में साथियों जो होता है चौथे नंबर पे, ये मैंने आपको बताया, इसे आप लोग समझ गए। अब चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, तो चौथे नंबर पे एक और होता है जो होता है वर्गीकरण रूप। वर्गीकरण रूप इसके अंतर्गत, वर्गीकरण के अंतर्गत बात करें साथियों, तो इसके अंतर्गत कुछ शब्दों का समूह आप लोगों को दिया जाएगा। कुछ शब्दों का समूह इसके अंतर्गत दिया जाएगा। साथ ही साथ साथियों इन शब्द के अंतर्गत अगर बात करें तो अन्य से भिन्न और संगत होते हैं। छात्रों को इस शब्द का चयन करके उसे रेखांकित करना होता है। जैसे आप लोगों को दिया गया, जैसे आप लोगों को कुछ भी दे दिया, जैसे तो साथियों हम लोग जैसे आप लोगों को साथियों वर्गीकरण से संबंधित जैसे आप लोगों को रूप में इसके वर्गीकरण रूप की बात कर रहे थे, तो वर्गीकरण के संबंध में मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंतर्गत साथियों कुछ शब्दों का समूह दिया जाता है जिसमें एक शब्द अन्य से भिन्न या असंगत होते हैं। छात्रों को इस शब्दों का चयन करके उसे रेखांकित करना होता है। जैसे साथियों इसके अंतर्गत आप लोगों को दे दिया, मान लीजिए ऋग्वेद, जैसे मान लीजिए आप लोगों को दे दिया ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और लास्ट में दे दिया उपनिषद। क्या दे दिया? उपनिषद। तो साथियों ये सभी क्या है? 4 वेद हैं। ये सभी साथियों क्या है? और ये उपनिषद है। तो इसी में इसका क्या करना है? आप लोगों को वर्गीकरण करना है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये सभी वेद हैं, और ये क्या दिया है? लास्ट में आप लोगों को उपनिषद दिया गया है। तो इन्हीं सभी को आप लोगों को क्या करना है? वर्गीकृत करना होगा। साथ ही साथ साथियों अगली बात करें हम, अगला हम साथियों प्रत्यास्मरण रूप में अगर हम बात करें तो अगला इसी का रूप बताया गया,
प्रत्याभिज्ञान रूप की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला हम लोगों ने एकांतर अनुक्रिया रूप पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने बहुविकल्पीय रूप पढ़ा, तीसरा हम लोगों ने मिलान रूप परीक्षण पढ़ा और चौथा वर्गीकरण परीक्षण रूप पढ़ा। पांचवा दिया गया है साथियों और अंतिम ये है सादृश्य अनुभव रूप या समानता रूप। सादृश्य अनुभव रूप या समानता रूप, ये भी साथियों क्या है, यह भी प्रत्याभिज्ञान रूप का एक भाग है। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये एक तरीके से ये रीजनिंग में इस तरीके से जो भी कंपटीशन की तैयारी आप लोग करते होंगे, जिस प्रकार से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं एग्जांपल के तौर पे मैं दूंगा यहाँ पे, तो आप लोग उसे समझेंगे कि सादृश्य अनुभव रूप या समानता रूप क्या होता है। इसके अंतर्गत साथियों अगर हम बात करें तो इसमें समान परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है। पहली परिस्थिति दूसरी परिस्थिति से क्या होती है, अपूर्ण होती है। पहली परिस्थिति के आधार पर समान संबंध स्थापित करते हुए, पहली परिस्थिति के आधार पर समान संबंध स्थापित करते हुए दूसरी परिस्थिति को पूर्ण किया जाता है। जैसे पहली परिस्थिति कोई दे दिया गया, इसी पहली परिस्थिति के आधार पर ही आपको दूसरी परिस्थिति को क्या होगा, पूर्ण करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोगों को दे दिया, जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोगों को दे दे उदाहरण के तौर पे आप लोगों को जैसे मान लीजिए दे दिया, क्या दे दिया गया कि पृथ्वी क्या है, ग्रह, और फिर उसके बाद आप लोगों को दे दिया चंद्रमा, यह क्या है, ये आपको खाली स्थान क्वेश्चन मार्क दे दिया। इस तरीके से पहली स्थिति के आधार पे दूसरी स्थिति को आप लोगों को क्या करना है, पूर्ण करना है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, यह साथियों उपग्रह है। यहाँ पे आप लोगों से इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन सादृश्य अनुभव रूप या समानता रूप के संबंध में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। अगली हम बात करेंगे साथियों कि अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की क्या क्या विशेषता होती है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसे मैं मिटाता हूं साथियों, ठीक है। सभी लोग आप लोग इसे अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पुश करके आप लोग नोट करिएगा। आगे हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पुश करके आप लोग इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। अगली हम अगर बात करें साथियों तो आगे हम लिखेंगे कि अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता। अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता। विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता कौन कौन सी होती है। इसकी साथियों कुछ विशेषताएं बताई गई। पहली विशेषता बताई गई कि इस परीक्षण का अंकन शीघ्रता व सुगमता से होता है। इस परीक्षण का साथियों जो अंकन किया जाता है वह किस प्रकार से, शीघ्रता से किया जाता है। शीघ्रता तथा सुगमता से साथियों इसका अंकन किया जाता है। सुगमता से अंकन किया जाता है, अंकन किया जाता है। इस परीक्षण का साथियों अगर बात करें विशेषता है कि इसकी अंकन की अगर अंक देना हो तो काफ़ी आसानी से, काफ़ी जल्दी इसमें अंक दिया जा सकता है। अंकन प्रक्रिया कैसी होती है साथियों, इसमें अंकन प्रक्रिया जो होती है वह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। अंकन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ होती है, वस्तुनिष्ठ होती है। अंकन प्रक्रिया क्या होती है, अंकन प्रक्रिया इसमें वस्तुनिष्ठ होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें साथियों तो वस्तुनिष्ठता के कारण पक्षपात की कोई संभावना इसमें नहीं होती और यह साथियों क्या होता है, व्यक्तिगत प्रभाव से दूर रहता है। मतलब इसमें किसी पर्सनल व्यक्ति का प्रभाव कुछ इसमें नहीं चल सकता। अगला साथियों इसकी विशेषता बताई गई, यह परीक्षण बनावट में सरल व संक्षिप्त होता है।
यह परीक्षण बनावट में सरल व संक्षिप्त होता है। बनावट में सरल व संक्षिप्त होता है। बनावट में क्या होता है? सरल होता है, साथ ही साथ संक्षिप्त रूप से इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली विशेषता है साथियों कि इन परीक्षणों में उत्तर संक्षिप्त व केवल एक ही होता है। इस परीक्षण में उत्तर संक्षिप्त व केवल एक ही होता है। एक ही होता है। क्या? उत्तर एक ही होता है और संक्षिप्त होता है। चौथी विशेषता बताई गई इसमें साथियों कि यह परीक्षण निर्माण, प्रशासन व अंकन की दृष्टि से अधिक व्यावहारिक होता है। ये परीक्षण निर्माण, प्रशासन और अंकन की दृष्टि से क्या होता है साथियों? अधिक व्यावहारिक होता है। अधिक व्यावहारिक होता है। अंकन की दृष्टि से क्या होता है? अधिक व्यावहारिक होता है। आगे साथियों पश्चिमी विशेषता इसकी बताई गई कि यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देता है। यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देता है। सभी विशेषताएं आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी हम लोग इसे नोट करेंगे। अगली विशेषता बताई गई कि इस परीक्षणों द्वारा छात्रों की कमजोरियों का आसानी से निदान किया जा सकता है। इस परीक्षण में छात्रों की कमजोरियों का आसानी से निदान किया जा सकता है। आसानी से निदान किया जा सकता है। आसानी से साथियों क्या किया जा सकता है? इस परीक्षण के माध्यम से छात्रों की जो कमजोरी है उसका आसानी से निदान किया जा सकता है। अगली विशेषता बताइए साथियों कि पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये परीक्षाएं अधिक व्यापक होती हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टि से साथियों जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं या क्या होती हैं, परीक्षणों की विशेषताएं काफ़ी व्यापक होती हैं साथियों, जिससे पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का परीक्षण इसके द्वारा संभव होता है। इसमें पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का परीक्षण संभव होता है। पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का परीक्षण संभव होता है। अधिकांश भाग का क्या होता है? भाग का क्या होता है साथियों? परीक्षण। इसमें अधिकांश भाग का परीक्षण इसमें संभव होता है। अगली विशेषता इसके अंतर्गत बताई गई साथियों कि यह परीक्षण अधिक विश्वसनीय तथा वैध होता है, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। यह परीक्षण अधिक क्या होता है साथियों? विश्वसनीय और वैध होता है। विश्वसनीय और वैध होता है। यह परीक्षण अधिक विश्वसनीय और वैध होता है। अगली विशेषता इसके अंतर्गत कही गई साथियों कि इस परीक्षण की सहायता से छात्रों के विभिन्न वर्गों जैसे प्रतिभाशाली, औसत, पिछड़ा आदि में आसानी से बांटा जा सकता है। इस परीक्षण में छात्रों को आसानी से बांटा जा सकता, विभेद किया। इस परीक्षण में छात्रों को आसानी से विभेद किया जा सकता है। विभेद किया जा
सकता है। जैसे कि कौन से साथियों मतलब विद्यार्थी ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, कौन से छात्र ज़्यादा औसत हैं, कौन से छात्र क्या हैं साथियों मंद बुद्धि के हैं, इन सभी में क्या किया जाएगा, इत्यादि चीज़ों में विभेद किया जा सकता है। ठीक है, इस परीक्षण का यह भी एक क्या है, विशेषता है। अगली साथियों विशेषता इसकी बताई गई, इस परीक्षण के प्रयोग में फलांक प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है। वर्तमान में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, जो अत्यधिक शुद्ध व तीव्रता से मूल्यांकन किया जा सकता है। विशेषता अगली बताई गई, इसमें मूल्यांकन कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। मूल्यांकन कंप्यूटर के द्वारा अधिक तीव्रता और शुद्धता के साथ किया जा सकता है। अधिक शुद्धता व तीव्रता के साथ किया जा सकता है। तीव्रता व शुद्धता के साथ किया जा सकता है। काफ़ी तीव्रता और शुद्धता के साथ कंप्यूटर के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। अगली साथियों इसकी विशेषता बताई गई कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में नवीन प्रकार के विभिन्न पदों को सम्मिलित किया जाता है। इसके कारण विद्यार्थी को प्रेरणा मिलती है कि वस्तुनिष्ठ की नवीनता थकान के प्रभाव को दूर कर सके। और अगली 12वीं और अंतिम साथियों इसकी विशेषता बताई गई कि इस परीक्षण के द्वारा छात्र में तथ्यात्मक व ज्ञानात्मक जांच किया जा सकता है। साथ ही साथ छात्रों के परिणामों को देखकर उसके बारे में भविष्यवाणी भी लगाई जा सकती है कि छात्र का चयन हो पाएगा या नहीं, कि छात्रों का जो क्या होगा, जो प्राप्तांक होगा उसके कारण छात्रों की क्या होती है, भविष्यवाणी लगाई जा सकती है। ठीक, ये साथियों सभी विशेषताएं होती हैं, 10-12 विशेषता बताई गई। आपसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कौन सी विशेषता है, या निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे है साथियों, अगली जानकारी हम लोग है टॉपिक कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं कौन कौन सी है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। इसे आप लोग नोट करिएगा। ठीक, मैं कुछ मिटा दे रहा हूँ, कुछ आप लोग नोट करते रहिए, मैं मिटाता चलूँगा, ऊपर लिखता जाऊँगा। अब आगे हम लोग विशेषता पढ़ लिए, अब आगे इसकी सीमा कौन कौन सी है उसे हम लोग पढ़ेंगे। परीक्षणों की सीमाएं। अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं। ठीक, परीक्षण की सीमाएं के बारे में हम बात करें साथियों, तो पहली सीमा, इसकी कुछ सीमाएं बताई गई। पहली सीमा बताई गई कि यह परीक्षण भाषा शैली व अभिव्यक्ति का मापन नहीं करता। यह परीक्षण जो होता है वह भाषा शैली और किसका, अभिव्यक्ति का मापन नहीं करता। यह परीक्षण व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने में असमर्थ रहता है। यह परीक्षण जो होता है व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने में असमर्थ होता है। इसमें हम लिखेंगे कि यह परीक्षण भाषा शैली व अभिव्यक्ति का मापन नहीं करता। यह परीक्षण भाषा शैली और अभिव्यक्ति का मापन नहीं करता। अभिव्यक्ति का मापन नहीं करता है। अगली साथियों इसकी क्या सीमाएं दी गई, इस सभी को आप लोग नोट करिएगा। अगली सीमा बताई गई कि यह परीक्षण स्मरण शक्ति का मापन करता है। यह परीक्षण स्मरण शक्ति का मापन करता है। स्मरण शक्ति का मापन यही परीक्षण करता है। तीसरी सीमा इसकी बताई गई, यह परीक्षण मूल रूप से ज्ञात पक्ष का मापन करता है। मूल रूप से ज्ञात पक्ष का मापन करता है। ज्ञात पक्ष का मापन करता है। और इसी के साथ बात करें साथियों, तो जबकि कौशल व भावनात्मक पक्ष के मापन के लिए अनुपयुक्त है। जबकि कौशल व ज्ञानात्मक पक्ष के लिए
ज्ञानात्मक पक्ष के मापन में असमर्थ रहता है, असमर्थ रहता है। ठीक, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है यह मूल रूप से ज्ञान पक्ष का मापन कर सकता है, जबकि कौशल और ज्ञानात्मक पक्ष का मापन करने में यह असफल होता है या असमर्थ होता है। चौथी सीमा इसमें बताई गई कि इस परीक्षण के साथियों उत्तर अनुमान से दिए जा सकते हैं। इस परीक्षण के जो उत्तर होते हैं अनुमान से दिए जा सकते हैं, उत्तर अनुमान से दिए जा सकते हैं। अनुमान लगा के भी साथियों इसका उत्तर दिया जा सकता है। साथ ही साथ अनुमान से उत्तर दिए जा सकते हैं या दिए जाने की अधिक संभावना होती है। और पांचवी विशेषता इसकी बताई गई, सीमा बताई गई कि इस परीक्षण की रचना अत्यधिक कठिन होती है। इसकी रचना पे अत्यधिक परिश्रम, समय और धन की आवश्यकता होती है। इसकी रचना में अत्यधिक समय, इसकी रचना में क्या लगता है साथियों, अत्यधिक समय, परिश्रम, धन की आवश्यकता होती है। अत्यधिक समय, परिश्रम और धन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक, और साथियों अगली सीमा इसकी बताई गई, और सीमा इसकी बताई गई कौन सी, 5 हो गया। छठवीं सीमा इसकी बताई गई साथियों कि इस प्रकार के परीक्षण में नकल की अधिक संभावना होती है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर छोटे होते हैं। इसमें नकल की, प्रश्नों के छोटे होने के कारण इसमें नकल की संभावना ज़्यादा होती है। प्रश्नों के छोटे होने के कारण इसमें नकल की संभावना ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है, नकल की संभावना क्या होती है, इसमें ज़्यादा होती है। ठीक, और सातवीं साथियों इसमें सीमा दी गई कि इस परीक्षण के निर्माण के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इस परीक्षण के निर्माण के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इस साथियों परीक्षण के निर्माण में किसकी, विशेषज्ञों की आवश्यकता हो। ये साथियों वस्तुनिष्ठ परीक्षण की 7 सीमाएं बताई गई। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कितनी सीमाएं, 7 सीमाएं बताई गई। यह परीक्षण जो होता है भाषा शैली और अभिव्यक्ति का मापन नहीं कर सकता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है यह स्मरण शक्ति का मापन कर सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण मूल रूप से ज्ञात पक्षों का मापन ही करता है, जबकि कौशल और ज्ञानात्मक पक्षों का मापन नहीं कर सकता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है इसकी रचना अत्यधिक समय, परिश्रम और धन की आवश्यकता होती है इसकी रचना करने में। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथियों छोटे होने के कारण नकल की संभावना ज़्यादा होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण के लिए साथियों किसकी आवश्यकता होती है, विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। किसकी, विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। ठीक, ये साथियों बातें हैं। अगली बात इसमें बताई गई साथियों वस्तुनिष्ठ परीक्षण तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए, ये भी हम जानेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की निम्न में से कौन सी सीमा है, निम्न में से कौन सी सीमा नहीं है। या तो आपसे पूछेगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कितनी सीमाएं होती हैं, तो ये 7 सीमाएं बताई गई। अगला हम जानेंगे साथियों, और अंतिम टॉपिक होगा कि इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक होगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानियां होती हैं। सावधानियां कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी साथियों सावधानियां होती हैं।
तो पहली सावधानी इसमें बताया गया साथियों कि प्रश्नों के संबंध में उचित निर्देश अवश्य देना चाहिए। प्रश्नों के संबंध में उचित निर्देश जरूर देना चाहिए। उचित निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शन जरूर देना चाहिए। मतलब कौन से प्रश्न को क्या करना है उसका साथियों इंस्ट्रक्शन जरूर देना चाहिए। ठीक। दूसरी सावधानी बताई गई कि अनावश्यक प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित न किया जाए। अनावश्यक प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित न किया जाए। सम्मिलित न किया जाए। ठीक, ये भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगली सावधानी बताई गई कि प्रश्नों को दिया गया अंक भार उचित हो। जो प्रश्नों का अंक भार दिया जाए साथियों वह उचित होना चाहिए कि आप बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिए और उसका अंक आप बहुत कम दे रहे हैं तो ये गलत होगा। साथ ही साथ साथियों जिससे जांच के उपरांत फलांक या योग करने में कोई समस्या या त्रुटि न हो, यह भी सावधानी दिया जाना चाहिए। अर्थात दिया गया साथियों कि प्रश्नों को दिया गया अंक भार उचित हो। प्रश्नों को दिया गया अंक भार क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए। प्रश्नों कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है यह साथियों उचित तरीके से इसका निर्णय पहले ही कर देना चाहिए। अगली बात साथियों बताई गई सावधानी कि बहुचयनात्मक प्रश्नों में दिए गए जो विकल्प होते हैं 4 या 5 हों तथा उनमें विकल्प इस प्रकार दिए जाएं कि छात्र अनुमान से उत्तर न दे पाए। मतलब यह दिया गया साथियों कि जो प्रश्न होते हैं प्रश्नों में उत्तर 4 या 5 हो और विकल्प जो हो इस प्रकार से दिया जाए कि उसका उत्तर अनुमान के माध्यम से न लगाया जा सके। तो दिया गया कि प्रश्नों के विकल्प 4 या 5 हो। प्रश्नों का विकल्प 4 या 5 हो। विकल्प 4 या 5 हो और प्रश्न ऐसे देना चाहिए कि छात्र अनुमान के माध्यम से उत्तर न दे सके। विकल्प ऐसे होने चाहिए साथियों कि छात्र अनुमान के माध्यम से प्रश्न का उत्तर न दे सके। साथ ही साथ विकल्प जो हो 4 या 5 विकल्प होने चाहिए। अगला साथियों सावधानी बताई गई कि प्रश्न द्विअर्थी न हो। प्रश्न सरल स्पष्ट व बोधगम्य भाषा में हो। प्रश्न द्विअर्थी न हो। प्रश्न द्विअर्थी न हो। साथ ही साथ साथियों प्रश्न जो हो वह सरल स्पष्ट व बोधगम्य भाषा में हो। प्रश्न सरल स्पष्ट और बोधगम्य भाषा में हो। बोधगम्य भाषा में हो। ये साथियों सावधानी बताई गई। ये अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कुल 5 सावधानी बताई गई और साथियों कुछ सीमाएं बताई गई, कुछ आप लोगों को विशेषताएं भी बताई गई। तो ये आज हम लोगों का चैप्टर जो हुआ फिनिश हुआ। आज हम लोगों का चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है उपलब्धि परीक्षण के साथियों उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, यह हम लोगों ने आज के चैप्टर में आज की क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को क्या किया समाप्त किया। ठीक, क्लास कैसी लगी साथियों इसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों इस क्लासों को सभी लोग आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। पिछली क्लास भी अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जो भी विद्यार्थी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी स्टेट के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और सभी क्लासों को अच्छे से विधिवत आप नोट्स तैयार करिए। समझते हुए चीज़ों को नोट्स तैयार करिए। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद साथियों आप लोग बीच बीच में रिवीजन के लिए भी समय दीजिए। रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। अगली चीज़ है साथियों कि अगर आप साथियों रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि अपने साथ बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। और प्रॉपर नोट्स बनाइए अपने हाथ से स्वयं की लिखी हुई और उससे आप लोग क्या करिए
उससे आप लोग रिवीजन करने का काम करिए। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ साथियों क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं या अन्य कोई सोशल मीडिया पैट चलाते हैं, जो साथियों जहां भी संभव हो सकता है कि क्लासें शेयर कर सकते हैं आप लोग, तो क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थी तक भी साथियों यह क्लासें पहुंच सके जिन्हें ऐसी क्लासों की सख्त से सख्त आवश्यकता है। ठीक साथियों, ये बात थी। दूसरी बात यह है साथियों कि अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक का एक टेलीग्राम चैनल भी बना है, जहां आप अपने डाउट को हमसे शेयर करेंगे तो मैं आपके डाउट पे विचार करने के बाद आपके साथियों अलग से यहां पे एक वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो आप साथियों आप लोग अपने डाउट को भी हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक पे शेयर कर सकते हैं। उस पर भी साथियों क्या करेंगे, हम अलग से वीडियो बना के आप लोगों के डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। अगली बात साथियों यह है कि अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हैं, उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। ठीक साथियों, तो ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।